दोस्तों, क्या हो अगर आपको अपनी मौत के बाद एक और मौका मिले, एक ऐसा मौका जहां आप अपने अधूरे प्यार को पा सके और उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है एक दर्दनाक मंजर से। हमारी लीड शेंगे कहती है कि उस साल जब आड़ू के फूल झड़ रहे थे तब उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसके सामने उसका सबसे बड़ा सहारा जू ये खड़ा था। शेंगे माफी मांगती है और कहती है, आई एम सॉरी ब्रदर शेन, मुझे आने में देर हो गई। वो दोनों इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें अपनी गंदगी साफ करने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी जू ये उसके लिए सबसे चमकता हुआ इंसान था। मरते वक्त शेंगे ने अपने दिल की बात कही, ब्रदर शेन, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने बताया कि उसने जू ये की मौत का बदला ले लिया है और उसकी दादी, जो उसे सबसे प्यारी थी, वो भी सुकून से दुनिया छोड़ चुकी हैं। शेंगे की आखिरी दुआ थी, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं धूप में बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी होकर उस लड़के से प्यार करना चाहती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ। और इसी के साथ दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शेंगे की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो अपने पुराने स्कूल में है। वो समझ जाती है कि उसका पुनर्जन्म हो गया है। तभी उसे वही पुरानी आवाज सुनाई देती है, जूये वहाँ बॉल खेल रहा है। शेंगे कहती है, जूये मेरी बॉल वापस करो। ये वही पल था जब वो पहली बार जूये से मिली थी। जूये उसे पहचानता नहीं है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? शेंगे जवाब देती है, मेरा नाम शेंगे है, जिसका मतलब होता है रात भर का जश्न। जूये मुस्कुराकर कहता है, क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम भी इसी मतलब से जुड़ा है। तभी वहाँ शियली नाम का एक बदमाश लड़का आता है। वो शेंगे को परेशान करने लगता है और पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? चलो दोस्त बनते हैं। शेंगे उसे इग्नोर करती है, लेकिन शियली बदतमीजी पर उतर आता है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो जूये की। वो शियली को धक्का देता है और कहता है, ये मेरी लड़की है, मुझे दोबारा न बोलना पड़े। दोनों के बीच बहस होती है। शियली गुस्से में पूछता है, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? जूये बिना डरे जवाब देता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ वही बच्चे ऐसे घूमते हैं जिनके बाप नहीं होते। इस लड़ाई के बाद गलती से शेंगे का पैर जूये के कपड़ों पर पड़ जाता है। जूये के दोस्त चिल्लाते हैं, तुमने ब्रदर ये के कपड़े गंदे कर दिए। शेंगे माफी मांगती है और कहती है, मैं इसे धोकर कल वापस कर दूंगी। जूये उसे बड़े ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि ये लड़की पहले से बिल्कुल अलग है। अब पूरे स्कूल के फोरम पर शेंगे की बातें हो रही हैं। लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं। जूये को गुस्सा आता है और वो सबको धमकी देता है, अगर किसी ने भी दोबारा शेंगे की चोरी छुपे फोटो ली तो मैं उसे जान से मार दूंगा। स्कूल के फोरम पर शेंगे की फोटो डालने वाले लड़के की शामत आ जाती है। जूये के डर से वो लड़का गिड़गिड़ाता है, ब्रदर ये मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। जूये के कहने पर उस लड़के की पोस्ट, अकाउंट और यहाँ तक कि क्लाउड ड्राइव से भी सारा डेटा डिलीट कर दिया जाता है। जूये उसे वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ शेंगे अपनी दादी से मिलने के लिए बेताब है। वो कहती है, दादी मैं स्कूल से घर आ गई हूँ, मेरा इंतजार करना। रास्ते में उसे ब्रदर शेन मिलता है, जो पिछले जन्म में उसके करीब था। शेंगे उसे कुछ पैसे और सामान देती है और कहती है, ये तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई के लिए है। ब्रदर शेन हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भविष्य में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। शेंगे मुस्कुराकर कहती है, जरूरत नहीं है दोस्त, मेरा नाम शेंगे है। ब्रदर शेन उसे देखता रह जाता है और उसे किसी परियों की कहानी, फेरी जैसा महसूस होता है। शेंगे अपने घर पहुंचती है और अपनी दादी को गले लगा लेती है। पिछले जन्म में उसने दादी को खो दिया था, इसलिए आज उसे बहुत रोना आता है। दादी उसे पुचकारती है और कहती है, पगली बच्ची घर चलो, मैं तुम्हारे पसंदीदा डम्पलिंग्स यानी गुजिया या मोमोज बनाती हूँ। शेंगे मन ही मन जूये के बारे में सोचती है, मुझे लगा था इस जन्म में तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम आज भी सूरज की तरह चमक रहे हो, लेकिन मैं आज भी दलदल में फंसी हूँ और तुम्हें सिर्फ दूर से ही देख सकती हूँ। अगले दिन शेंगे जूये के कपड़े लौटाने उसकी क्लास में जाती है। वहाँ उसे जूये का दोस्त चैन हाओ मिलता है। शेंगे पूछती है, जूये कहाँ है? मैं कपड़े वापस करने आई हूँ। चैन हाओ जूये को फोन लगाता है। जूये उस वक्त अपनी कार डीलरशिप यानी गैराज पर होता है। जब उसे पता चलता है कि शेंगे उसे ढूंढ रही है तो वो अजीब तरह से रिएक्ट करता है और कहता है, उससे कह दो कि मुझे अब वो कपड़े नहीं चाहिए और वो दोबारा मुझे ढूंढते हुए यहाँ न आए। शेंगे हैरान रह जाती है, पर कल तो बात हुई थी, अब उन्हें कपड़े क्यों नहीं चाहिए? चैन हाओ कहता है, ब्रदर ये का मिजाज थोड़ा अजीब है, कभी कभी हमें भी समझ नहीं आता। शेंगे उदास होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि चैन हाओ को लगता है कि शायद शेंगे को जूये से प्यार हो गया है। शेंगे को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने चैन हाओ से जूये का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया। तभी वो देखती है कि शियली और उसके गुंडे जूये का पीछा कर रहे हैं। जूये तेजी से भाग रहा होता है और पीछे से गुंडे चिल्ला रहे होते हैं, रुको डरपोक, भागो मत। शेंगे ये सब देख लेती है और घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जूये ने उससे कहा था कि वो एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता है और अब शेंगे उसे किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। शेंगे ने अपनी दादी से झूठ बोला कि उसे कुछ काम है और वो तुरंत घर से निकल गई। वो भागते हुए
शिंगफू कम्युनिटी के पास पहुंची। उधर विलेन शिये ली और उसके गुंडों ने जोये को घेर लिया था। शिये ली बदतमीजी की हद पार करते हुए बोला, जोये अब रुक क्यों गए? घुटनों के बल चलकर मेरे पैरों के नीचे से निकलो और मुझे पापा कहो, शायद मेरा मूड बदल जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। तभी मिस्टर जी युन शियाओ का ड्राइवर कहता, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वे किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। पुलिस के डर से वे गुंडे वहाँ से भाग खड़े हुए। इसी बीच दूर से जी युन शियाओ नाम का एक रईस शख्स ये सब देख रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा कि शिये परिवार को संदेश भेज दो कि अगर वे अपने बेटे को तमीज नहीं सिखा सकते तो मैं सिखाऊंगा। शेंगे बहुत डरी हुई थी। उसने रोते हुए चेन हाओ को फोन किया। चेन हाओ उस वक्त जोये के साथ ही था। चेन हाओ हैरान था कि शेंगे इतनी घबराई हुई क्यों है। उसने जोये के मजे लेते हुए कहा, भाई एक छोटी सी लड़की तुम्हें बचाने के लिए 3 ब्लॉक तक भाग कर आई है और अब रोते हुए फोन कर रही है। शेंगे ने फोन पर पूछा, चेन हाओ क्या जोये ठीक है? क्या उसे चोट लगी है? चेन हाओ ने झूठ बोल दिया, अरे वो तो घर पर चैन की नींद सो रहा है। शेंगे को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, पर मैंने अभी उसे गुंडों से घिरे हुए देखा था। चेन हाओ ने मजाक करते हुए कहा, अगर उसे कोई घेरता तो मैं चाकू लेकर उसे बचाने पहुंच जाता, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या मैं उसकी सोते हुए फोटो भेजूं? लेकिन वो बिना कपड़ों के सोता है। शेंगे ने शर्म के मारे मना कर दिया, नहीं नहीं, फोटो की जरूरत नहीं है। चेन हाओ हंसते हुए बोला, भाई के 8 पैक एब्स हैं, देख तो लो। शेंगे ने चेन हाओ से जोये का नंबर मांगा और कहा कि वो कल स्कूल आएगी और जोये के लिए नाश्ता भी लाएगी। जोये जो स्कूल नहीं जाना चाहता था, शेंगे की बात सुनकर मान गया। अगली सुबह जोये क्लास में जल्दी पहुंच गया। उसके दोस्त हैरान थे और पूछने लगे, आज जोये इतनी जल्दी, क्या बास्केटबॉल खेलना है? तभी शेंगे वहां आई और जोये को उसके धुले हुए कपड़े और गर्मा गर्म नाश्ता डम्पलिंग्स दिया। सब चिल्लाने लगे, वाह, जोये ने तो आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया। शेंगे ने पूछा, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? जोये ने थोड़ा टशन दिखाते हुए कहा, चेन हाओ के पास है, मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगा। शेंगे खुश होकर चली गई। जैसे ही वो गई, चेन हाओ डम्पलिंग्स की तरफ झपटा। 2 पैकेट हैं, एक एक बांट लेते हैं। लेकिन जोये ने तुरंत उसे रोका, खबरदार, ये सब मेरे हैं, इन्हें हाथ भी मत लगाना। चेन हाओ चिढ़ते हुए कहा, ये बंदा तो सुबह 5:30 बजे से तैयार होकर बैठा था और अब गाना गा रहा है। ये तो बिल्कुल बेदर्द निकला, अकेले अकेले खा रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि शेंगे को उसकी टीचर बुलाती है। टीचर उसे चेतावनी देते हुए कहती है, शेंगे, तुम और जाओ ये 2 अलग दुनिया के लोग हो। वो एक आवारा लड़का है और तुम एक होनहार छात्रा, उसे अपना भविष्य बर्बाद मत करने दो। शेंगे हिम्मत जुटाकर कहती है, मैम, जाओ ये एक बहुत अच्छा इंसान है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन टीचर उसकी बात अनसुनी कर देती हैं। शेंगे को डर है कि कहीं जाओये ने टीचर की ये बातें सुन तो नहीं ली। उसे दुख है कि जाओये ने अब तक उसे मैसेज नहीं किया। वो मन ही मन ठान लेती है, अगर जाओये संकोच कर रहा है तो अब मेरी बारी है, मैं उसकी जिंदगी का उगता हुआ सूरज बनूंगी। शेंगे जाओये को ढूंढते हुए बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचती है। वहाँ जाओये तो नहीं है, लेकिन चेन हाओ मिलता है। तभी वहाँ कुछ विरोधी लड़के आ जाते हैं जो जाओये से चिढ़ते हैं। वो शेंगे को देखकर ताना मारते हैं, आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की, क्या तुम जानती भी हो कि ये जाओये बाहर क्या करता है? पिछले हफ्ते ही मैंने उसे गलियों में गुंडों से लड़ते देखा था, उसके करीब मत रहो वरना पछताओगी। शेंगे डटकर मुकाबला करती है, वो वैसा इंसान नहीं है, उसके बारे में झूठ मत फैलाओ। तभी वो लड़के शेंगे को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं तुम भी उसी की तरह बिगड़ी हुई तो नहीं हो। तभी जाओये की एंट्री होती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। विरोधी लड़के उसे बदमाश, स्काउंड्रल कहकर पुकारते हैं। जाओये भी गुस्से में है, लेकिन वो शेंगे से दूर भागने की कोशिश करता है। वो कहता है, वो लोग सही कह रहे हैं, हम दोनों का रास्ता अलग है, हम एक ही वेवलेंथ पर नहीं है। जाओये को लगता है कि वो शेंगे के लायक नहीं है और वो उसे खुद से दूर धकेलने लगता है। अब शेंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जाओये का हाथ पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है, जाओये, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम्हें सुनाई दिया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जाओये ठिठक जाता है, उसकी आंखों में हैरानी और प्यार साफ दिखता है। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? और फिर थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले मुझे किस करो। शेंगे शर्मा जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। जाओये मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या ये मीठा है? जू ये उसे खुद से दूर धकेल रहा है। जू ये कहता है, अगर ये किस मीठा नहीं था तो ये वक्त की बर्बादी है। शेंगी मासूमियत से कहती है, अगर मीठा नहीं था तो कल मैं कैंडी खाकर आऊंगी, फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे। जू ये बहुत कंफ्यूज्ड है। वो कहता है, मुझे मॉडल स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। शेंगे उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं तुम्हारे लिए वाकई सीरियस हूँ जू ये। लेकिन जू ये उसे झटक देता है और कहता है कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मुसीबत में थी, इसका कोई और मतलब ना निकाला जाए। उधर स्कूल में खबर आग की तरह फैल जाती है कि आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की हमारे कूल डूड जू ये के पीछे पड़ी है। जू ये के दोस्त उसे समझाते हैं, भाई उसने सबके सामने इजहार किया और तुम्हारा ये रवैया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में चली जाए और तुम कंबल के अंदर छुपकर रो। जू ये भागकर बिलियर्ड्स हॉल पहुंचता है।
उसके मन में एक ही बात चल रही है, आई एम सॉरी शेंगे, जब तक मैं अपने ऊपर लगी ये गंदगी और बदनामी साफ नहीं कर लेता, मैं तुम्हारे सामने अपना सिर उठाकर नहीं खड़ा हो सकता। वो अपनी पुरानी पहचान से नफरत करने लगा है। इधर कई दिन बीत जाते हैं, शेंगे को जूये का कोई मैसेज नहीं आता। वो चिढ़कर कहती है, डरपोक जूये, कायर कहीं का। शेंगे को याद आता है कि जूये ने कहा था उसे मॉडल स्टूडेंट्स पसंद नहीं है, तो वो फैसला करती है कि वो अपना लुक बदलेगी। वो एक बहुत ही बोल्ड और रिवीलिंग कपड़ों वाली ड्रेस पहनती है। उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, शेंगे ये कपड़े बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। लेकिन शेंगे इसी अवतार में बिलियर्ड्स हॉल पहुंच जाती है। वहां मौजूद गुंडे उसे देखकर सीटी बजाने लगते हैं। वाह, क्या हॉट लड़की है। सुंदरी, बताओ किसे ढूंढ रही हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शेंगे उन्हें अनदेखा करती है, लेकिन एक गुंडा उसका रास्ता रोक लेता है और बदतमीजी करता है। इतने छोटे कपड़े क्या मर्दों को रिझाने के लिए नहीं पहने? अब नाटक मत करो, आज तो हम मजे करेंगे। शेंगे चिल्लाती है, मैं क्या पहनती हूँ ये मेरी मर्जी है, रास्ते से हटो। लेकिन गुंडे उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। शेंगे मदद के लिए चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, मेरी मदद करो। तभी वहां चैन हाओ और बाकी लोग पहुंचते हैं। हाथापाई शुरू हो जाती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि चैन हाओ को चोट लग जाती है। लोग चिल्ला रहे हैं, ब्रदर चैन, क्या आप ठीक हो? चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जोये अपनी जान पर खेलकर शेंगे को बचाने पहुंचता है। जोये उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? शेंगे ये सुनकर दंग रह जाती है कि जोये ने सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड माना। शेंगे को एहसास होता है कि वो जोये के लिए कितनी जरूरी है। लड़ाई के बाद शेंगे देखती है कि जोये को चोट लगी है और खून बह रहा है। वो घबराकर कहती है, ब्रदर ये आप घायल हैं, चलिए अस्पताल चलते हैं। लेकिन जोये उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है और गुस्से में पूछता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था? शेंगे मासूमियत से कहती है, क्या तुम्हें मेरा ये रूप पसंद नहीं आया? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बैड गर्ल टाइप लड़कियां पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लगा तुम्हें बैड गर्ल टाइप लड़कियां पसंद होंगी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। जोये का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारा ये पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं है। शेंगे पूछती है, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं अगली बार वैसा ही बनकर आऊंगी। तब जोये थोड़ा शरारती होकर उसके कान में कहता है, मुझे वो पसंद है जो कपड़े उतार कर मुझे दिखाए। शेंगे शर्मा जाती है और कहती है, तुम कितने बदतमीज स्काउंड्रल हो। जोये पूछता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है? शेंगे धीरे से कहती है, नहीं, बस थोड़ी शर्म आ रही है। जोये शेंगे का हाथ थाम लेता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी छोटी राजकुमारी को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वो शेंगे से कहता है कि अब इस ड्रेस को फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी खरीदूंगा। दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना, क्योंकि इससे गुंडे आकर्षित होते हैं। शेंगे शरारत से पूछती है, क्या तुम जैसे गुंडे? जोये मुस्कुराता है और कहता है, मैंने अभी तुम्हें बचाया है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी। तभी शेंगे उसे याद दिलाती है कि वो अब रोज कैंडी खाती है। वो उसे किस करती है और पूछती है, क्या अब ये पहले से ज्यादा मीठा है? जोये खोया हुआ सा जवाब देता है, इतना मीठा कि इसके लिए जान भी दी जा सकती है। अगर तुमने ऐसे ही मेरा दिल जीतना जारी रखा तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बातों बातों में शेंगे जोये से उसकी उम्र पूछती है। जोये कहता है, मैं 20 साल का हूँ। शेंगे उसे याद दिलाती है कि लड़कों की शादी की कानूनी उम्र 22 साल है। वो मजाक में कहती है, तो क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के देखने के लिए और 2 साल इंतजार करोगे? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वैसा पसंद है। जोये हंसकर कहता है, वो तो सिर्फ शादी के बाद ही होगा। शेंगे अचानक गंभीर हो जाती है और कहती है, जोये, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर वो शर्माकर बात पलट देती है, अरे मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, दिल पर मत लेना। जोये उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुमने ये बात किसी और लड़के से भी कही है? शेंगे यकीन दिलाती है, नहीं, सिर्फ तुमसे, सच में सिर्फ तुमसे। जोये उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता हूँ। जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं नाराज हूँ, तो सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ डर खत्म हो चुका है और सिर्फ भरोसा बचा है। शेंगे जोये से कहती है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का मुझसे ऐसी बदतमीजी करता तो मैं कब की पुलिस रिपोर्ट कर देती, पर तुम अलग हो। शेंगे जोये से पूछती है, सीनियर, अगर एक दिन मैं सच में सीरियस हो गई तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? जोये बिना सोचे कहता है, कभी नहीं, तुम पीछे मत हटना, मेरे शब्दकोश यानी डिक्शनरी में कायर जैसा कोई शब्द नहीं है। शेंगे हंसकर कहती है, हाँ हाँ, हमारे आईए सबसे अच्छे हैं। रात काफी हो गई थी। जोये उसे घर छोड़ते हुए कहता है, कल मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊंगा, अपना ख्याल रखना। वो शेंगे को एक खास हेलमेट देता है और कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर पसंद नहीं आया तो बदल दूंगा। शेंगे मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बहुत पसंद है और अगर तुम खुद इसे मुझे पहनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो शेंगे थोड़ी हिचकिचाती है। वो कहती है, तुम पीछे के रास्ते से आना, मैं पहले चली जाती हूँ, वरना लोग बातें करेंगे। जोये को ये पसंद नहीं आता। वो कहता है, जोये को दुनिया की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम सबसे अच्छी हो, इसलिए मैं सबके सामने ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शेंगे मन ही मन सोचती है, ब्रदर शेन, मैं अब तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। कल और दुर्घटना में से कौन पहले आ जाए
कोई नहीं जानता, इसलिए मैं इस सीमित समय का पूरा इस्तेमाल तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। स्कूल में एक दूसरा लड़का शेंगे को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन शेंगे उसे दो टूक जवाब देती है, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, कृपया मुझे परेशान न करें। तभी जोए वहाँ ढेर सारे स्नैक्स लेकर पहुँचता है। वो शेंगे को सबके सामने अपना हक जताते हुए देखता है। जोए ने शेंगे के लिए एक लंबा सा लव लेटर लिखा था। शेंगे उसे देखकर पूछती है, क्या ये वही लेटर है? जोए कहता है, हाँ, मैंने इसे लिखने के लिए पूरी दोपहर और रात लगा दी। अगर अच्छा ना लिखा हो तो संभाल लेना। जोए उसे शॉर्ट ऐसे कहता है तो शेंगे हंसकर सुधारती है, नहीं, ये एक लॉन्ग ऐसे है। शेंगे के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। वो जोए से कहती है, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। शेंगे जोए की मर्दानगी और उसके प्रोटेक्टिव स्वभाव की तारीफ करती है। कहती है, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद है जो सालों साल तक कायम रहेगा। जोए उसका नाइट बनने का वादा करता है। शेंगे की दुआ कबूल हुई। उसे उसका वही साफ सुथरा और चमकता हुआ प्यार मिल गया जिसकी उसने पिछले जन्म में दुआ की थी। शेंगे कहती है, तुम्हें जीवन भर शांति और खुशियां मिले। और इसी के साथ एक दर्दनाक अंत वाली कहानी का एक बेहद खूबसूरत और नया आगाज होता है। शेंगे और जोए के लिए ये नया जन्म किसी सपने जैसा था। जोए कहता है, मेरी नन्ही राजकुमारी, तुम मेरी सुबह हो, मेरा विश्वास हो। शेंगे मन ही मन सोचती है कि पिछले जन्म में वो जोए से बहुत देर से मिली थी, लेकिन इस जन्म में वो उसे इस दर्दनाक नियति से बाहर निकाल लेगी। तभी शेंगे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोए फोन पर घबराकर पूछता है, शेंगे, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। शेंगे मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा लिखा हुआ लव लेटर पढ़ रही थी। जोए थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मुझे लिखना नहीं आता, पूरी दोपहर और रात सोचकर बस वही कुछ शब्द लिख पाया था। शेंगे भावुक होकर कहती है, भले ही ये कुछ ही शब्द हैं, लेकिन ये दुनिया की किसी भी कविता से ज्यादा गहरे और कीमती है। मुझे ये बहुत पसंद आए। जोए वैजाक में कहता है, तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है, कल मैं इसे फिर से चखूंगा, किस करूंगा। तभी अचानक कहानी में मोड़ आता है। पुलिस जोए के पास पहुंचती है और कहती है, तुम जोए हो, तुम्हें हमारे साथ स्टेशन चलना होगा, एक मामले की जांच करनी है। जोए शांत रहकर शेंगे से कहता है, ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। चेन हाओ घबराकर शेंगे के पास भागता है। शेंगे, क्या तुम्हें पता है जोए के साथ क्या हुआ? शेंगे को शक है कि बिलियर्ड्स हॉल वाले उसी सुनहरे बालों वाले लड़के ने पुलिस बुलाई है। शेंगे बिना डरे कहती है, मैं एक गवाह हूँ, मैं पुलिस को सच बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में शेंगे डट कर खड़ी होती है। वो कहती है, ऑफिसर, जोए ने कोई लड़ाई नहीं की, उसने बहादुरी का काम किया है और मेरी जान बचाई है। पुलिस ऑफिसर शेंगे से एक चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, तुम एक स्टूडेंट हो, उस रात तुम बिलियर्ड्स हॉल में ऐसे छोटे और रिवीलिंग कपड़े क्यों पहन कर गई थी? शेंगे करारा जवाब देती है, ऑफिसर, पहली बात तो ये कि वो कपड़े मैंने खुद खरीदे थे, मैंने कोई चोरी नहीं की थी और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पहना था जो कानूनन गलत हो। दूसरी बात, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा? वो कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि मेरे साथ छेड़छाड़ यानी अटेम्प्टेड इंडिसेंट असॉल्ट की कोशिश थी। जोए ने मुझे बचाया, ये एक वीरता का काम था। मामला सुलझने ही वाला होता है कि शेंगे को फिर से अपनी टीचर की बातें याद आती हैं। टीचर ने उसे बार बार चेतावनी दी थी, जोए जैसे लड़कों से दूर रहो, वो तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देगा, तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। शेंगे के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब वो पहली बार जोए से मिली थी, वो याद करती है कि उसने जोए को गलती से मार दिया था, शायद टकराव में, और वो वही इंसान था जिसने उसे दरवाजे पर बचाया था। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर जोए को नीचा दिखाते हुए कहता है, वो एक अच्छी छात्रा है और तुम खुद को देखो, दुश्मनी और गुंडागर्दी से भरे हुए तुम जैसी शख्सियत उसे क्या भविष्य देगी? समाज की बातें सुनकर जोए टूट जाता है। उसे लगता है कि वो शेंगे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो शेंगे से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलता है और कड़वा बन जाता है। वो कहता है, शेंगे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं एक गुंडा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म के लिए तुम्हारे साथ था। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं बस मजे ले रहा था। वो शेंगे को थप्पड़ मारता है और कहता है, अब हम बराबर हुए, मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? दूर हो जाओ मुझसे। शेंगे रोती है लेकिन हार नहीं मानती। वो चिल्लाती है, जाविये, तुम कायर हो, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो उसे गले लगा लेती है और गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शेंगे की मासूमियत देखकर जाविये का मुखौटा उतर जाता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं तुम नाराज नहीं होगी? शेंगे गुस्से और प्यार के बीच कहती है, मैं नाराज हूँ, तुमने मुझे किस किया और फिर ऐसा बर्ताव किया, ये बहुत गलत है, लेकिन तुम्हारे मुझे छोड़ जाने के डर के सामने मेरी नाराजगी कुछ भी नहीं है। जोए भावुक होकर पूछता है, शेंगे, तुमने मुझे ही क्यों चुना? शेंगे बहुत गहराई से जवाब देती है, क्योंकि सिर्फ तुमने मेरी उन शिकायतों को सुना जो मैंने कभी किसी से नहीं की। जब मुझे चोट लगी तो तुमने बिना वजह पूछे मेरा साथ दिया, तुम मेरे लिए दुनिया से लड़ गए। जोए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और पूछता है, क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही बिगाड़ती रहोगी? शेंगे कहती है, हाँ, और अब से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम बस वहीं रुकना, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगी।
अगले सीन में माहौल थोड़ा हल्का और प्यारा हो जाता है। ज़ो ये बाहर से आता है और देखता है कि शेंगे ने उसकी शर्ट पहनी हुई है जो उसे बहुत बड़ी हो रही है। ज़ो ये चौंक पर पूछता है, तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी? मेरा मतलब तुमने नीचे कुछ पहना भी है या नहीं? शेंगे शर्मा कर कहती है, तुम्हारी पैंट बहुत बड़ी है, मेरी कमर पर टिक ही नहीं रही थी। ज़ो ये तुरंत बाहर जाता है और बारिश में भीगते हुए शेंगे के लिए नए कपड़े यानी कि अंडरगारमेंट्स और लेगिंग्स खरीद कर लाता है। शेंगे हैरान होकर पूछती है, तुम अभी बाहर जाकर मेरे लिए ये लेकर आए और तुमने ये क्यों खरीदा? ज़ो ये सादगी से कहता है, अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें असुविधा हो, जल्दी जाओ और इसे पहन। शेंगे और जोई के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। जब जोई शेंगे के लिए नए कपड़े लेकर आता है तो शेंगे शर्माते हुए पूछती है, तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला? जोई मजाक में कहता है, तुम्हें देखकर अंदाजा लग गया। शेंगे चिढ़कर पूछती है, तुमने कितनी लड़कियां देखी हैं? जोई घबरा कर कहता है, नहीं, मैंने तो फोन पर चेक किया था। शेंगे कपड़े बदलने जाती है और जोई उसके लिए बाहर इंतजार करता है। डिनर के वक्त शेंगे खाना नहीं खा रही थी, वो जोई का इंतजार कर रही थी। जोई कहता है, मेरे लिए भूखी मत रहो, ज्यादा खाना खाओ। शेंगे उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी पहली लड़की हूँ, तभी तुम्हारी किसिंग स्किल्स इतनी खराब है। जोई मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो खाना खाने के बाद मैं तुम्हें तब तक गले लगाकर किस करूंगा जब तक तुम पूरी तरह संतुष्ट न हो जाओ। रात के 9 बज रहे थे। जोई उसे घर छोड़ देता है ताकि उसकी दादी परेशान न हो। अगले दिन स्कूल में एक बड़ा धमाका होता है। प्रिंसिपल माइक पर ऐलान करते हैं, हमारी स्कूल के छात्र जोई ने एक बहुत ही बहादुरी का काम किया है। जी ग्रुप के चेयरमैन जी युन जियाओ के अनुसार जोई ने उनके परिवार के एक सदस्य को गुंडों से बचाया है। रातों रात जोई स्कूल का विलेन से हीरो बन जाता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जी युन जियाओ कोई और नहीं बल्कि जोई के पिता हैं। वो जोई से मिलने आते हैं। उनके आदमी कहते हैं, ये उनका पारिवारिक मामला है, बीच में मत पड़ो। जी युन जियाओ कहते हैं, कल रात जो पुलिस स्टेशन में हुआ मैं उसकी भरपाई करने आया हूँ। अब देखते हैं मेरे बेटे के बारे में कौन क्या बोलता है। जोई नफरत से चिल्लाता है, मुझसे दूर रहो, मेरा कोई बाप नहीं है। उसके पिता सफाई देते हैं, मुझे नहीं पता था कि जब तुम्हारी माँ गुजरी तब तुम प्रेग्नेंट थी, अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। जोई एक कड़वाहट से कहता है, 20 साल तक आपको मेरी याद नहीं आई और अब जब आपका कोई वारिस नहीं है तो मैं आपको बेटा नजर आने लगा। आप सपना देख रहे हैं, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। बाप बेटे के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि जोई गुस्से में वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ शेंगे पहुँचती है और देखती है कि माहौल बहुत तनावपूर्ण है। वो घबराकर पूछती है, जोई क्या तुम ठीक हो? क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? जोई अपने पिता को पूरी तरह नकार देता है, लेकिन उसके पिता अब आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं। जोये और शेंगे के बीच अब कोई राज नहीं रहा। जोये माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी शेंगे, मैंने तुमसे अपने पिता के बारे में छुपाया। शेंगे प्यार से कहती है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी सब पता था। जोये के दोस्त उन्हें आज रात बाहर चलने के लिए कहते हैं ताकि वो अपनी भाभी को सबके सामने इंट्रोड्यूस कर सके, लेकिन जोये मना कर देता है और शेंगे को घर छोड़ने चला जाता है। शेंगे जैसे ही घर पहुँचती है वो अपनी दादी के चेहरे पर चोट के निशान देखती है। वो घबराकर पूछती है, दादी आपके चेहरे पर ये क्या है? दादी छुपाने की कोशिश करती है, कुछ नहीं बेटा, मैं बस गिर गई थी। लेकिन शेंगे समझ जाती है। वो रोते हुए कहती है, क्या ये फिर से शेन जिहाओ था? हम शहर छोड़कर यहाँ भाग आए, फिर भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। दादी उसे सांत्वना देती है कि एक बार शेंगे की यूनिवर्सिटी पूरी हो जाए फिर वो कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। अगले दिन जोये देखता है कि शेंगे रो रही है। वो उसे गले लगाता है और पूछता है, शेंगे क्या हुआ, किसने तुम्हें रुलाया? शेंगे उसे सब सच बताने का फैसला करती है, लेकिन एक शर्त पर। जोये, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर वादा करो कि तुम गुस्से में आकर कुछ गलत नहीं करोगे। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। शेंगे बताती है, कल उस बदमाश ने दादी पर हाथ उठाया। दरअसल मेरे माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद वो मेरे नाम एक बहुत बड़ी जायदाद छोड़ गए थे। मेरा चाचा जो शेन जिहाओ का पिता है उस पर बहुत कर्ज है। वो चाहता है कि दादी घर बेच दे और वो सारा पैसा उसे दे दें। इसीलिए हम यहाँ छुप कर रह रहे थे, पर कल शेन जिहाओ ने हमें ढूंढ लिया। जोये का खून खौल उठता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई दादी पर हाथ उठाने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेंगे उसे शांत करती है। जोये कहता है, शेंगे अब ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी गलत इम्पल्सिव नहीं करूंगा। तभी जोये की मुलाकात शेन जिहाओ से होती है। शेन जिहाओ बड़े टशन में पूछता है, ओ तो तुम शेंगे के क्या लगते हो, प्रेमी? जोये ठंडे दिमाग से जवाब देता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? शेन जिहाओ बेशर्मी से हंसता है और कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं तुम्हारा साला हूँ। भाई जरा पैसों की तंगी है, कुछ पैसे दे दो। जोये पूछता है, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? शेन जिहाओ धमकी देता है, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं रोज तुम्हारे स्कूल के गेट पर खड़ा रहूंगा। देखते हैं कौन ज्यादा दिन टिकता है। और वैसे भी वो शेंगे और उसकी दादी तो बिल में छिपे चूहों की तरह डरपोक हैं। शेन जिहाओ ने जोये को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जोये उसे 30,000 युआन देता है और कहता है, ये लो पैसे, और आज के बाद शेंगे
शेंगे या उसकी दादी को कभी परेशान मत करना। लालची शेन जिहाओ पैसे लेकर वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है, ये सोचकर कि उसने बाजी मार ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शेन जिहाओ की माँ और वो खुद पुलिस के चंगुल में फंसते नजर आते हैं। शेन जिहाओ की माँ गिड़गिड़ाती है, शेंगे, जिहाओ को अपनी गलती का एहसास है, उसे एक मौका दे दो। वो अपने बेटे को घुटनों पर बैठने के लिए कहती है। शेन जिहाओ अपनी माँ पर ही चिल्लाता है, मुझसे जबरदस्ती मत करो, इन्होंने मुझे फंसाया है। लेकिन उसकी माँ को इस बात की फिक्र है कि बेटे का क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो वो भविष्य में लोन कैसे लेंगे। तभी जो ये एक शर्त रखता है, तुम तीनों पूरा परिवार एक अग्रीमेंट साइन करोगे कि आज के बाद तुम कभी भी शेंगे या उसकी दादी के आसपास नहीं दिखोगे। हार मानकर वो परिवार साइन कर देता है। तभी जोये के पिता मिस्टर जी फिर से आते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं इस पूरे परिवार को जड़ से खत्म कर दूंगा। जोये नफरत से कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं इन कीड़े मकोड़ों से खुद नहीं निपट सकता? उसके पिता उसे हकीकत का आईना दिखाते हैं। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन क्या तुम उन्हें पूरी सुरक्षा दे पाओगे? सिर्फ शारीरिक ताकत से काम नहीं चलता, रुतबा और पैसा भी चाहिए। जोये गुस्से में कहता है, मैं मरते दम तक उनसे लड़ूंगा। जोये के पिता जानते हैं कि उनका जिद्दी है, इसलिए वो पर्दे के पीछे से उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, जोये को एक अच्छा भविष्य देने के लिए मैं उनकी मदद करूंगा। अगले हफ्ते होने वाले सिटी कॉलेज बास्केटबॉल फाइनल्स को हमारी कंपनी जी फैमिली स्पॉन्सर करेगी। वो निर्देश देते हैं कि इस टूर्नामेंट को टीवी पर भारी कवरेज और बहुत बड़ा इनाम बोनस मिलना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जोये, तुम अभी बहुत कच्चे हो। उधर स्कूल में जोये और चेन हाओ अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। तभी उनकी टीचर एक खुशखबरी लेकर आती हैं, जोये, चेन हाओ, तुम दोनों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते टीवी स्टेशन पर एक शहर व्यापी बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है। स्कूल की तरफ से मैं तुम दोनों का नाम रिकमेंड कर रही हूँ। टीचर ये भी बताती है कि इस बार के आयोजक बहुत बड़े लोग हैं और उन्होंने इनाम के लिए अपना दिल खोल दिया है। बास्केटबॉल टूर्नामेंट की खबर ने स्कूल में हलचल मचा दी है। इनाम की राशि सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। हर मुख्य खिलाड़ी को 5 लाख युआन का इनाम मिलेगा। चेन हाओ खुशी से झूम उठता है और कहता है, भाई ये आज तो पार्टी बनती है। जोये तुरंत शेंगे को फोन करता है और उसे बास्केटबॉल टूर्नामेंट और 5 लाख के इनाम के बारे में बताता है। वो कहता है, शेंगे, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अपना आईडी कार्ड साथ रखना। शेंगे हैरान होकर पूछती है, आईडी कार्ड का क्या काम? जोये बस इतना कहता है, सवाल मत पूछो, बस ले आना। शेंगे भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार रखूंगी, देखते हैं कौन किसे डराता है। उधर जोये अपने लिए एक साधारण लेकिन अच्छी गाड़ी चुनता है। चेन हाओ हैरान है कि इतनी महंगी स्पोर्ट्स कारें छोड़कर जोये ने इसे क्यों चुना। जोये कहता है कि ये प्रैक्टिकल है और उसने शेंगे के नाम पर इसे रजिस्टर कराने का मन बना लिया है। शेंगे जोये के घर पहुंचती है। वो अपने पॉकेट मनी से जोये के लिए बास्केटबॉल किट, स्पोर्ट्स शूज और कपड़े लेकर आई है। वो कहती है, अगले हफ्ते तुम्हारा मैच है, इन्हें पहनकर देखो। जोये भावुक हो जाता है और कहता है, मुझ पर पैसे मत खर्च किया करो, इन्हें अपने और दादी के लिए बचाओ। पर शेंगे साफ कह देती है, कोई बहस नहीं चलेगी। शेंगे बताती है कि दादी बाहर गई हैं, इसलिए वो आज रात यहीं रुक सकती है। जोये उसे छेड़ते हुए पूछता है, उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? तभी शेंगे की नजर जोये के पास एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। वो चौंक कर पूछती है, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी फर्स्ट लव है? इसकी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? जोये एक कहानी सुनाना शुरू करता है। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं कचरा चुनकर अपना गुजारा करता था। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तभी मुझे एक लड़की मिली जो किसी परी जैसी थी। उसने मुझे और मेरे छोटे भाई को खाना और पैसे दिए थे। शेंगे जलन के मारे पूछती है, तो क्या तुम अभी भी उसके संपर्क में हो? जोये मुस्कुराकर कहता है, हाँ, हम अभी भी कांटेक्ट में हैं। शेंगे गुस्से में जाने लगती है। तब जोये उसे फोटो पास से देखने को कहता है। जैसे ही शेंगे फोटो को गौर से देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाती है, अरे ये तो मेरे बचपन की फोटो है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? जोये उसे गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, मेरी पहली मोहब्बत का नाम शेंगे ही था। शेंगे को अब समझ आता है कि जोये उसे सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि तब से चाहता है जब वो कुछ भी नहीं था। जोये का प्यार और उसकी वफादारी देखकर शेंगे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ प्यार और सुरक्षा एक साथ चलते हैं। जोये अपनी पहली मोहब्बत यानी शेंगे के सामने अपना सरप्राइज रखता है। जोये शेंगे को एक कार गिफ्ट करता है और कहता है, ये तुम्हारा सरप्राइज है, इस पर अपना नाम लिखो, रजिस्ट्रेशन। अब तुम्हें गर्मियों में बस की भीड़ में नहीं दबना होगा और न ही सर्दियों की कड़ाके की ठंड में बस का इंतजार करना होगा। शेंगे भावुक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जोये ने उसकी छोटी छोटी तकलीफों को दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। शेंगे कहती है, तुमने मेरे लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। जोये उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास अभी भी काफी बचत है। शेंगे खुशी खुशी तोहफा स्वीकार करती है और कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे कूल गिफ्ट है। मैं यहाँ एक प्यारा सा टिश्यू बॉक्स रखूंगी और यहाँ एक छोटी सी परी वाला चाम लटकाऊंगी। तभी शेंगे की दादी का फोन आता है। वो बाजार
बाजार से काफी सामान लाई हैं। जोइये और शेंगे उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। घर पहुंचकर जब दादी खाना बनाती है तो जोइये उनकी मदद करता है। दादी मुस्कुराकर जोइये से पूछती है, जोइये, क्या तुम हमारी शेंगे को डेट कर रहे हो? शेंगे शर्माकर बहाने बनाने लगती है, लेकिन दादी कहती है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम रोज शेंगे को घर छोड़ते हो, यहाँ तक कि तुमने हमारे घर के गार्ड्स को भी मैनेज किया ताकि हम सुरक्षित रहें। मुझे सब पता है। दादी जोइये का हाथ थामकर कहती है, तुम एक ईमानदार बच्चे हो। तुम दोनों के रिश्ते के लिए मेरी पूरी मंजूरी है। शेंगे और जोइये खुशी से झूम उठते हैं और दुआ करते हैं कि दादी 100 साल तक जिए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाता है। लेकिन खुशियों के बीच फिर से जोइये के पिता यानी मिस्टर जी की एंट्री होती है। वो जोइये के घर पहुंच जाते हैं। जोइये नफरत से पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसके पिता कहते हैं, मैं बस तुम्हारे अतीत और तुम्हारे आसपास के लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। एक पिता के तौर पर तुम्हारी फिक्र करना मेरा हक है। जोइये का गुस्सा फूट पड़ता है। फिक्र? जब मैं सड़कों पर कचरा चुन रहा था और मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा, तब आपकी फिक्र कहाँ थी? तब कोई मुझे देखने नहीं आया। अब आपको अचानक पिता होने का शौक चढ़ा है। आप इसके लायक नहीं है। अपने पिता से मिलने के बाद जोइये काफी परेशान हो जाता है। शेंगे उसकी उदासी भांप लेती है और पूछती है, आज तुम इतने दुखी क्यों हो? जोइये शेंगे का हाथ पकड़ता है और कहता है, शेंगे, मैं तुम्हें अपने बारे में एक और बात सच सच बताना चाहता हूँ। जोइये अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से पर्दा उठाता है। वो शेंगे से कहता है, शेंगे, मैंने हमेशा कहा कि मेरे माता पिता नहीं है, लेकिन सच ये है कि मेरे पिता जिंदा है। तुमने जिन्हें ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था, वही जी वेनेक्सियाओ मेरे पिता हैं। जोइये परेशान है क्योंकि उसके पिता उसे दौलत का लालच देकर वापस बुलाना चाहते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं कि वो शेंगे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। जोइये कहता है, शेंगे, शायद मुझे जी परिवार में वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें बेहतर भविष्य दे सकूं। लेकिन शेंगे, जिसके पास पिछले जन्म की यादें हैं, उसे रोकती है। वो जानती है कि आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स और इंटरनेट कैफे का बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है। वो जोइये का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। मुझे एक सपना आया था कि हमने नाइटली रेवलरी नाम के 1314 इंटरनेट कैफे खोले हैं। जोइये को अपना रास्ता मिल जाता है और वो शेंगे को धन्यवाद देता है। अगले कुछ दिनों के लिए जोइये को शहर से बाहर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जाना है। शेंगे उसे विदा करने आती है और कहती है, तुम सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दो, मैं घर पर दादी का ख्याल रखूंगी। जोइये के जाने का वक्त होता है, लेकिन शेंगे खुद को रोक नहीं पाती और उससे मिलने पहुंच जाती है। वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं ताकि पूरी दुनिया को उनके रिश्ते का पता चल सके। वो वादा करते हैं कि वो एक दूसरे का इंतजार करेंगे। शेंगे कहती है, मैं तुम्हारी जीत की खबर का इंतजार करूंगी। कुछ समय बाद जोइये और चेनहाओ टूर्नामेंट जीतकर वापस लौटते हैं। वो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि हेचिंग की मशहूर मिठाइयों और सौगातों से लदे हुए हैं। दादी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। चेनहाओ मजाक में कहता है, दादी, मैं चेनहाओ हूँ। दादी उन्हें प्यार से डांटती है कि अगली बार इतने सारे तोहफे मत लाना, वरना वो उन्हें घर में नहीं बुलाएंगी। जोइये कहता है कि चूंकि शेंगे और वो दोनों हेचिंग से हैं, इसलिए वो ये खास चीजें लाए हैं। दादी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। चेनहाओ उनकी मदद करने के लिए सामान उठाता है। तभी शेंगे की नजर एक चीज पर पड़ती है जो उसे हैरान कर देती है। वो चिल्लाती है, जोइये, देखो ये क्या है? क्या ये तुम्हारी जीत की ट्रॉफी है? ये यहाँ कैसे पहुंची? जोइये मुस्कुराता है। उसकी मेहनत रंग लाई है। अब वो सिर्फ एक आवारा लड़का नहीं, बल्कि एक शहर का चैंपियन है, जिसके पास अपना भविष्य बनाने के लिए नाम और इनाम की राशि दोनों है। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जाओ ये अपनी चैंपियनशिप की ट्रॉफी और इनाम के पैसे लेकर वापस आ चुका है। चेनहाओ मजाक में कहता है, भाभी आप कितनी दयालु हैं। लेकिन जाओ ये के पास शेंगा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जाओ ये शेंगा की आंखों पर पट्टी बांधता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो। उसके हाथ में एक चाबी है। वो शेंगा को याद दिलाता है, याद है तुमने थीम्ड इंटरनेट कैफे के बारे में बताया था? मैंने पिछले कुछ दिनों में इस पर काफी रिसर्च की। मोटरसाइकिल ठीक करने में पैसे तो हैं, लेकिन हमेशा ग्रीस और तेल में लिपटे रहना अच्छा नहीं लगता। जाओ ये ने अपनी चैंपियनशिप की इनामी राशि से एक दुकान किराए पर ले ली है। शेंगा हैरान होकर पूछती है, पर इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे, क्या तुम्हारी बचत काफी थी? जाओ ये मुस्कुराकर कहता है, तुम बस बॉस की पत्नी बनने पर ध्यान दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जाओ ये और चेनहाओ अपनी पूरी प्लानिंग शेंगा को दिखाते हैं। वो स्लाइड्स के जरिए समझाते हैं कि कैफे कैसा दिखेगा। वो कुर्सियां, मेज, कंप्यूटर और माउस का डिजाइन दिखाते हैं। जाओ ये कहता है, ये हमारा वांगयू इंटरनेट कैफे होगा। शेंगा उनके आइडिया को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें कुछ सुझाव भी देती है। चेनहाओ चिल्ला उठता है, भाभी सच में कमाल है, आप सबसे बेस्ट हो। रात काफी हो जाती है और जाओ ये शेंगा को घर छोड़ने निकल पड़ता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमें एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, पास मत आओ, मुझे मत छुओ, बचाओ। कुछ गुंडे एक लड़की को घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सड़क से गुजरने वाले लोग अनदेखा कर देते हैं। तभी शेंगा वहां पहुंचकर उस लड़की को बचाती है। गुंडे डरकर भाग जाते हैं। वो लड़की कांपते हुए कहती है, शुक्रिया,
इतने लोग यहाँ से गुजरे लेकिन सबने अनदेखा कर दिया। आपने मेरी मदद क्यों की? शेंगा उस लड़की को सहारा देती है और बहुत ही गहराई से जवाब देती है, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। वो लड़की शेंगा को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, दीदी आप बहुत दयालु हैं। ये सीन हमें याद दिलाता है कि शेंगा का पिछला जन्म कितना संघर्षपूर्ण था और इसी वजह से वो दूसरों का दर्द समझती है। जिस लड़की को शेंगे ने बचाया था उसका नाम शुई है। जब शेंगे और जोये अपना परिचय देते हैं तो शुई चौंक जाती है। वो मन ही मन सोचती है, जोये बीजिंग यूनिवर्सिटी, क्या ये मेरा सौतेला भाई हो सकता है? तभी शुई के गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं। शुई उन पर बरस पड़ती है, तुम लोग बेकार हो, अगर शेंगे और जोये नहीं होते तो आज मेरी लाश ही मिलती। वो शेंगे को धन्यवाद देकर चली जाती है। जोये मजाक में कहता है, लगता है हमने किसी अमीर खानदान की बिगड़ी हुई शहजादी को बचा लिया है। उधर जोये का इंटरनेट कैफे जबरदस्त चल रहा है। लड़कियां जोये की दीवानी है, कोई उसे प्रपोज करती है तो कोई उसे घूरती है। जोये साफ कह देता है, मुझे परेशान मत करो, मैं शादीशुदा हूँ, यानी शेंगे के लिए कमिटेड हूँ। शेंगे उसे चिढ़ाती है, तुम जहाँ जाते हो लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। अगले दिन शुई फिर से शेंगे से मिलने आती है और उसे एक कीमती तोहफा देना चाहती है। शेंगे मना कर देती है, हमने दोस्त बनने का वादा किया था, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन शुई जिद करती है। तभी शेंगे की दादी का खाना तैयार हो जाता है और वो सब घर चले जाते हैं। इधर जोये के पिताजी जीयुन श्याओ को कैफे की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है। उनके आदमी बताते हैं, सर पिछले महीने की कमाई 70,000 थी, लेकिन इस महीने ये 1,70,000 तक पहुंच गई है। जीयुन श्याओ गर्व से कहते हैं, आखिर मेरा बेटा है, बिजनेस का हुनर तो खून में है। लेकिन जीयुन श्याओ का प्यार बहुत जहरीला है। वो अपने आदमी को निर्देश देते हैं, जोये को अकेला और लाचार कर दो, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तब मैं उसका आखिरी सहारा बनूंगा। मैं उसे पैसा कमाना सिखा सकता हूँ तो उसे कंगाल भी कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी शुई को भी घर में कैद कर दिया है। शुई रोते हुए चिल्लाती है, पापा आपने अपने बड़े भाई झोंगिए के साथ क्या किया? वो 2 साल से कोमा में है, क्या आप जोये के साथ भी वही करेंगे? आखिर आप चाहते क्या हैं? शुई कमरे में बंद होकर भगवान से प्रार्थना करती है। उधर जोये और शेंगे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं, बेखबर कि एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। शेंगे कहती है, आज के दिन जोये के साथ मेरा ये रिश्ता इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती है। शेंगे जोये के लिए एक खास एल्बम तैयार करती है जिसमें उसके 2 साल के होने से लेकर 20 साल तक के सफर की कल्पना की गई है। वो कहती है, जब तुम 2 साल के थे तो कितने क्यूट रहे होगे, काश मैं तुम्हें तब गले लगा पाती। आज तुम 20 साल के हो गए हो और तुम्हारा प्यार पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जोये अपना जन्मदिन शेंगे के साथ मना रहा होता है। वो भावुक होकर कहता है, ये मेरे लिए सबसे शानदार तोहफा है। शेंगे मुस्कुराती है, मेरे आदमी के पास वो सब होना चाहिए जो दूसरों के पास है। लेकिन खुशियों को नजर लग जाती है। तभी चेन हाओ घबराया हुआ आता है, ब्रदर ये इंटरनेट कैफे में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वो बहाना बनाता है कि उसका पेट खराब है और उसे अस्पताल जाना है। लेकिन जोई ये समझ जाता है कि मामला कुछ और है। कैफे में पुलिस की रेड या कोई कानूनी पंगा हुआ है। जोई ये परेशान है, उसका लॉगिन सिस्टम बहुत मजबूत था, आईडी कार्ड और फेस रिकग्निशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर अचानक किसी नाबालिग यानी माइनर की एंट्री कैसे हो गई? जोई ये समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। चेन हाओ डर के मारे कहता है, ब्रदर ये चलिए कैफे बेच देते हैं और इस मुसीबत से निकलते हैं। लेकिन जोई ये मना कर देता है, अगर अभी बेचा तो हम सब कुछ खो देंगे, कोई हमें बर्बाद करना चाहता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसने किसका रास्ता रोका है। तभी उसे अपने पिता जी यूनक सियाओ की याद आती है। जोई को याद आता है कि उसके पिता ने ही बास्केटबॉल टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया था ताकि उसे जीत का स्वाद मिले। अब वही पिता उसे बर्बाद कर रहे हैं ताकि वो मजबूर होकर उनके पास वापस लौट आए। जोई ये गुस्से में कहता है, जी यूनक सियाओ तुम बहुत चालाक हो, पहले मुझे ऊंचा उड़ाया और अब जमीन पर पटकना चाहते हो। शेंगे भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन जोई उसे सुरक्षा के लिए पीछे रहने को कहता है। वो अकेले ही अपने पिता के आलिशान बंगले पर पहुंचता है। बंगले पर गार्ड्स कहते हैं, मास्टर स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। जी यूनक सियाओ उसे देखते ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पिता और बेटी के बीच इतनी दूरी कैसी? बैठो और बताओ क्या चल रहा है। जोई अपनी हार मानकर या शायद एक नाटक करते हुए कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आपने कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं आपके पास आ सकता हूँ। जी यूनक सियाओ की आंखों में एक जीत वाली चमक आती है। वो कहते हैं, बेटा तुम्हें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तुमने बहुत दुख सहे हैं, अब मुझे बताओ क्या बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जाओ ये अपने पिताजी यूनक सियाओ के सामने खड़ा है। वो बताता है कि उसके इंटरनेट कैफे को साजिश के तहत सील कर दिया गया है, उसे पैसे चाहिए। जाओ ये कहता है, मैं आपको एक IOU लिख कर देता हूँ, मैं पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उसके पिता हंसते हैं और एक ऐसी शर्त रखते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो कहते हैं, पैसे की बात छोड़ो,
बस मेरी एक छोटी सी मांग पूरी कर दो। आज से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बस तुम्हें अपना चेहरा बदलना होगा, फेस ट्रांसप्लांट। जी यूनॉक सियाओ की असली साजिश सामने आती है। वो चाहते हैं कि जाओ ये अपना नाम बदले और प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने बड़े भाई जिंगसिंग जैसा दिखे और उसकी जगह दुनिया के सामने जिए। जाओ ये समझ जाता है कि ये सब उसके पिता का ही प्लान था ताकि उसे मजबूर किया जा सके। वो गुस्से में कहता है, तो ये सब आपका ही खेल था ताकि मैं समझौता करूं। जी यूनॉक सियाओ ठंडे अंदाज में कहते हैं, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ तो छीन भी सकता हूँ। अगर तुमने आज हाँ नहीं कहा तो तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। ज़ोये चिल्लाता है, जी यूनॉक सियाओ, मेरा तुझ पर कुछ बकाया नहीं है। अगर तुझे लगता है कि तेरे खून की वजह से मैं तेरा गुलाम हूँ, वो अपने ही पिता को बंधक यानी हॉस्टेज बना लेता है। जी यूनॉक सियाओ डरने के बजाय उसे धमकी देते हैं, अगर मुझे खरोंच भी आई तो मेरे आदमी तुरंत उस लड़की शेंगे को खत्म कर देंगे। तुम्हारी एक बेवकूफी सबको मार देगी। ज़ोये अपने पिता की गर्दन पर हथियार रखकर कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम्हारे मालिक को खत्म कर दूंगा। गार्ड्स चिल्लाते हैं, मास्टर को छोड़ दो। ज़ोये सबको हटने को कहता है। वो अपने दोस्त को लेकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन जी यूनॉक सियाओ आदेश देते हैं, उसे पकड़ो, किसी भी कीमत पर उसे वापस लाओ। ज़ोये अपनी जान बचाने के लिए भागाता है। पीछे से गुंडे चिल्ला रहे हैं, रुको, भागो मत। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। ज़ोये का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में चेन हाओ जख्मी हालत में बाहर खड़ा है। तभी वहाँ जी यूनॉक सियाओ पहुँचते हैं। चेन हाओ अपना आपा खो देता है और उनकी कॉलर पकड़ लेता है। जी यूनॉक सियाओ, अब तो आप खुश होंगे ना? ज़ाओये आपको अपना बाप नहीं मानता था, वो आपके पास वापस नहीं आना चाहता था। आपने उस पर इतना दबाव क्यों डाला? क्या आप उसे मारकर ही दम लेंगे? जी यूनॉक सियाओ सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर और नर्स चेन हाओ को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, चेन हाओ शांत हो जाओ, तुम खुद भी जख्मी हो, पहले अपनी पट्टी करवाओ। अस्पताल के गलियारे में चीख पुकार मची है। ज़ोये मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। चेन हाओ अपनी मरहम पट्टी कराने से मना कर देता है और चिल्लाता है, मेरे पट्टी कराने का क्या फायदा? मेरा भाई अंदर मौत से लड़ रहा है। डॉक्टर बाहर आते हैं और रिपोर्ट देते हैं, मरीज की पीठ पर गंभीर चोटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दिमाग का जमा हुआ खून है। हमें अगले 24 घंटे इंतजार करना होगा। अगर होश नहीं आया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। शेंगे का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। तभी शू यी वहाँ आती है। चेन हाओ उसे शक की निगाह से देखता है, लेकिन शेंगे उसे बताती है कि शू यी अपने पिता जैसी नहीं है। वो ज़ोये की अपनी सगी बहन है, जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर ज़ोये को बचाने की कोशिश की थी। शू यी रोते हुए कहती है, मैंने पापा की गर्दन पर चाकू रखकर खुद को आजाद कराया ताकि मैं यहाँ आ सकूं। मुझे नहीं पता था पापा इतना गिर जाएंगे। शू यी शेंगे को एक USB ड्राइव देती है और कहती है, इसमें जी यूनॉक सियाओ के सारे काले कारनामों के राज हैं। इसकी कई कॉपियां बना लो और क्लाउड पर सेव कर दो, ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। शेंगे शू यी को घर जाने को कहती है क्योंकि वो खुद को संभाल सकती है। शेंगे की जिद है कि जब तक उसका ये आंखें नहीं खोलता वो यहाँ से नहीं हिलेगी। तभी खबर आती है कि जी यूनॉक सियाओ ने ज़ोये के इलाज का सारा खर्च बंद कर दिया है। चेन हाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हमें तुम्हारे सड़े हुए पैसों की जरूरत नहीं है, अपना गंदा पैसा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। शू यी अपने पिता की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन चेन हाओ और शेंगे अब किसी भी सहानुभूति के मूड में नहीं है। शेंगे सीधे जी यूनॉक सियाओ से कहती है, मिस्टर जी, अब इस अस्पताल में दोबारा कदम मत रखना। अगर आपने ज़ोये को फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आपने अपने बेटे को सब्स्टिट्यूट बदला हुआ चेहरा बनाने की कोशिश की थी। शेंगे की धमकी काम कर जाती है। जी यूनॉक सियाओ घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी साख दांव पर है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रही हो। वो जी ग्रुप के शेयर होल्डिंग पेपर्स निकालते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया है, पर क्या ज़ोये को इन पैसों की जरूरत है? क्या वो होश में आकर अपने पिता को कभी माफ करेगा? अस्पताल के कमरे में शेंगे ज़ोये का हाथ थामकर धीरे से कहती है, आइए जल्दी जाग जाओ, देखो तुम्हारी शेंगे तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या शेंगे का प्यार मौत को मात दे पाएगा? अस्पताल के उस खामोश कमरे में शेंगे ज़ोये का हाथ थामे पुरानी यादों को ताज़ा कर रही है। वो एक एक करके पुरानी तस्वीरें ज़ोये को दिखाती है और कहती है, देखो आइए, ये तब की फोटो है जब हम पहली बार मिले थे। तब तुम मुझे नजरअंदाज करते थे। याद है जब मैंने वो ड्रेस पहनी थी जिससे कितनी मुसीबतें खड़ी हो गई थी? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? शेंगे रोते हुए एक और फोटो दिखाती है। ये तब की है जब तुम पहली बार मुझे स्कूल लेने आए थे। मैंने छुपकर तुम्हारी फोटो ली थी और ये देखो, ये तुमने मेरी फोटो खींची थी। वो बिलख पड़ती है और कहती है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं तुम्हें तब और थोड़ी देर के लिए गले लगा पाती तो शायद आज इतना दर्द ना होता। वो ज़ोये को झकझोरती है, आइए, क्या तुम जागोगे नहीं? तुमने वादा किया था कि तुम हर साल मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाओगे, फिर अपनी कसम क्यों तोड़ दी? क्या तुम जागकर मेरा बर्थडे फिर से सेलिब्रेट नहीं करोगे? प्लीज जाग जाओ। तभी चेन हाओ और बाकी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं। वो शेंगे को हिम्मत देते हैं और कहते हैं, भाभी, जन्मदिन मुबारक।
रखो, अभी छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। जब भाई जागेंगे तो हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। शूये भी वहाँ आती है और शेंगे को एक कीमती तोहफा देती है, लेकिन शेंगे उसे मना कर देती है। शूये बस इतनी दुआ करती है कि उसका भाई ज़ोये जल्द ठीक हो जाए। अचानक कमरे में हलचल होती है। शेंगे का प्यार और उसकी पुकार काम कर जाती है। ज़ोये अपनी आंखें खोल देता है। वो कमजोर आवाज में कहता है, शेंगे मैं जाग गया हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी यानी शेंगे वापस आ गई है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। शेंगे उसे गले लगा लेती है। आइए, तुम आखिरकार जाग गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ज़ोये अब पूरी तरह ठीक हो रहा है। वो शेंगे का हाथ पकड़कर कहता है, जब हम पहली बार मिले थे तब मेरे हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी और एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। शुक्रिया मेरी जान कि तुम हर मुश्किल में मेरे साथ रही और कभी मुझसे नफरत नहीं की। शेंगे की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ज़ोये शेंगे की आंखों में देखता है और कहता है, मेरी नन्ही राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शेंगे बिना एक पल गंवाए चिल्ला कर कहती है, हाँ मैं करूंगी। शेंगे मन ही मन सोचती है कि इस दुनिया में ज़ोये को पाना ही उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। वो उस पुरानी सड़क को याद करती है जहां वो पहली बार मिले थे। पिछले जन्म की सारी कड़वाहट धुल चुकी है। अब उनके सामने एक लंबी और खूबसूरत जिंदगी है जहां सिर्फ प्यार है। तो दोस्तों, ये थी ज़ोये और शेंगे की पुनर्जन्म की दास्तान, जहां मौत भी उनके प्यार को नहीं हरा सकी। एक कायर लड़का एक रक्षक बना और एक टूटी हुई लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल गया। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ट्रू लव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी रोमांचक कहानी के साथ।